आज जो है हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो पढ़ेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी, उससे पहले आज थ्योरेटिकल डिस्कशन और कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले कवर करेंगे। ये जो आज जो डिस्कस कर रहे हैं इसको सिर्फ आप लोग थ्योरी के रूप में मत लेना, क्योंकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहीं पे है। तो ये चैप्टर जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है बहुत ध्यान से थॉरली पढ़ना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसका यूज जो है 12th में भी है। इस चैप्टर का पीछे के चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में कोई अकाउंट वगैरह बनाना नहीं है अपने को, सिर्फ जनरल एंट्री जो है वो करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। उसके ऊपर है नोटबुक निकालें और नोट करें। सबसे पहला टर्म है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या है, उसको देखना है अपने को। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नोट कीजिए फिर एक्सप्लेन करता हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज फास्ट नोट करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional order, containing unconditional order, bills of exchange is an instrument in writing containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. A bills of exchange is an instrument in writing containing unconditional order signed by the maker, comma, directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. नीचे लिखे सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, काफी पुराना एक्ट है, उसमें ये डेफिनेशन दिया। Bills of exchange is an instrument in writing containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. ये जो आपका जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको याद भी करना है। आप बोलो सर ये इतना बड़ा डेफिनेशन 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, डिफाइन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे, ये याद कर लो। भविष्य में अगर आप फाइनेंस पढ़ोगे तो आगे आपको लॉ भी पढ़ना होगा, उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक लॉ एक्ट है जो अपने को पढ़ना है, वहां पे आपको ये क्वेश्चन आएंगे। 11th में भी आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, डिफाइंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इतने बड़े सेंटेंस जब आप अपने कॉपी पे लिखे होगे तो वो 6 लाइन में होगा, तो इतने बड़े डेफिनेशन को कैसे याद करेंगे। तो मैंने कहा छोटा छोटा पार्ट बनाओ। A bill of exchange in instrument in writing, पहली बात, containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to the order of a certain person or the bearer of the instrument. अब एक एक चीज को हमारे को समझना है।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कुछ फीचर्स हैं। तो फीचर्स क्या है कि यहां पे कहा गया कि ये एक राइटिंग है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, कोई कंडीशन अटैच नहीं होगा। सिंपल भाषा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, जो आप लोग बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल पढ़े। कई जर्नल एंट्री में आपने बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल की बात की थी, तो मैं सिंपल भाषा में दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स जो है सेल किया, मैंने गुड्स सेल किया देवांश को। देवांश ने कहा कि 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं हो, कुछ तो राइटिंग में दो। तो उसमें क्या है कि एक कागज के टुकड़े पे उसने कहा सर आप लिख दो क्या कंडीशन है। तो मैंने एक कागज के टुकड़े पे लिखा, मैं लिखूंगा जो सेलर होगा, कि आई, ध्यान से सुनिएगा सभी चीजों को, कि आई ओ टू रंजन ₹20,000 and I promise to pay him after 2 months. मैंने लिखा I am the drawer, I am the maker, ड्रॉ किया। उसके बाद वो बिल जो है मैंने सामने देवांश को दे दिया, देवांश ने उसको साइन किया, एक्सेप्टेड, और नीचे देवांश सिग्नेचर किया। तो वो एक्सेप्ट किया टू पे a certain sum of money only टू मतलब मेरे को, या मेरे ऑर्डर पे मैं किसी को कह दूं कि इंडोर्स कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, उस बिल पे लिख दिया कि देवांश के 2 महीने बाद मैं देवांश के पास जाऊंगा, 2 महीने बाद देवांश के पास वो बिल, वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। जो मैं वो डॉक्यूमेंट उसने दिया मेरे को, वो मेरे लिए बिल रिसीवेबल हुआ और देवांश के लिए वो बिल पेबल हुआ। अब वो 2 महीने बाद मैं खुद जाके उसे दिखाऊं और पैसा ले लूं, या फिर मैं किसी को ऑर्डर कर दिया, मैं किसी को ट्रांसफर कर दिया, जिसे इंडोर्स कहते हैं, और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। या बियरर का मतलब जो होल्डर होता है, बियरर का मतलब होल्डर जो होता है, जो होल्ड कर रहा है, उसको वो जो है पैसा दे देगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं हुंडी। हुंडी जो है, अगर किसी का होलसेल का बिजनेस है तो उन्हें पता होगा, बोलचाल की भाषा में हम लोग हुंडी एक वर्ड यूज करते हैं, हुंडी, ठीक है। तो हुंडी जो है वो और कुछ नहीं, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लोकलाइज्ड वर्जन है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फीचर्स क्या है, तो फीचर्स पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो फीचर्स इसी डेफिनेशन से ही निकला। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज लिखे फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन ऑर्डर, ओरल नहीं होता है, रिटन होना जरूरी है। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर, दैट इज द ड्रॉर ऑफ द बिल, दैट इज द ड्रॉर ऑफ द बिल। अभी बात करेंगे कौन ड्रॉ ये सब की। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर, जैसे मैंने बिल ड्रॉ किया, साइन करके उसको दिया, उसके बाद वो एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो दैट इज द ड्रॉर ऑफ द बिल। इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। साथ साथ लिखते भी जाओ। It is drawn and signed by the maker. Third point then, it is an unconditional order to a person, that is the drawee. It is an unconditional order. मैंने कहा कोई उसमें ऑर्डर नहीं होगा, कंडीशन नहीं होगा, सॉरी ऑर्डर तो होगा, कंडीशन नहीं होगा, कि आई ओ टू रंजन ₹20,000 ओनली व्हेन करके कोई कंडीशन नहीं लगाना है। इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ पर्सन, दैट इज द ड्रॉइंग, दैट इज ड्रॉइंग टू पे ए स्पेसिफाइड अमाउंट। अमाउंट भी स्पेसिफाइड होना जरूरी है, अमाउंट भी स्पेसिफाइड होगा, ऑर्डर भी अनकंडीशनल होगा। It is an unconditional order to a person, that is drawing, to pay a specified amount. The drawing must accept it
उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, मस्ट एक्सेप्ट। अगर बिल मैंने ड्रॉ किया और ड्रॉ ही एक्सेप्ट नहीं किया तब वो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। द ड्रॉई मस्ट एक्सेप्ट इट टू मेक इट अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। फोर्थ पॉइंट है, हाँ तो यहाँ पे ड्रॉई वो है जो गुड सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, अभी बताऊंगा। पार्टीज टू है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी डिस्कस करूंगा, क्लियर हो जाएगा। ओके सर। The drawee must accept it to make it a valuable document. The specified amount is payable to the person named in the bill or to his order or to the bearer. Named in the bill. कभी कभी बिल पे मैं ड्रॉ करके आपको दूं, जैसे अभी दिया देवांश को, मैंने लिखा I owe to Ranjan ₹20,000 and I promise to pay his wife आफ्टर 2 months। तो उस केस में जो है नेम्ड इन द बिल जो है माई वाइफ हो गई और मेरी वाइफ जो है वो पे कहलाएगी। अभी आप लोग देखेंगे पार्टी टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वो मेरी वाइफ जो है शी विल बिकम द पे। द पर्सन नेम्ड इन द बिल, हो सकता है बिल में किसके नाम पे पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना वो मैं लिख सकता हूं और उसको वो एक्सेप्ट करेगा। द पर्सन नेम्ड इन द बिल or to his order or to the bearer। Fifth point है, it specified the date by which the amount should be paid। ये मेंशन होगा कब तक वो पेमेंट करना है, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। 2 months है, 30 days है, 60 days है, 45 days है, वो मेंशन होगा। It is accepted by the drawing to make it a legal document। जो मैंने पहले भी कहा वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट तभी होगा कि when it accepted by the drawing। नेक्स्ट आइए, पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हमारे लिए क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। पार्टीज टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? इसमें 3 पार्टी होते हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा हु इज द ड्रॉर, हु इज द ड्रॉई। हमारे कुछ जर्नल एंट्री जो आती है वो ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में आती है, और नॉर्मली जो है गलती जो है बच्चे ये करते हैं कि ड्रॉर की बुक्स में एंट्री मांगा है लेकिन ड्रॉर ही गलत पहचान लिए। जो ड्रॉर है उसको ड्रॉई समझ लिए, जो ड्रॉई है उसको ड्रॉर समझ लिए, और आपने एंट्री कर दिया और सीधा आपका कट जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। तो ये आइडेंटिफाई करना, ये आपका क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था, कुछ चेक पॉइंट दिया था कि क्वेश्चन पढ़ने के समय आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि आपका ईयर एंड क्या है, वो डेप्रिसिएशन में बताया था, और 2-3 बातें और भी कही गई थी। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपका जो सबसे पहला चेक पॉइंट है, आइडेंटिफाई करना हु इज द ड्रॉर, हु इज द ड्रॉई। वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सिंपल तरीका आपको रख दिया। ड्रॉर का मतलब ऐसे डेफिनेशन जो है, वन हु ड्रॉ द बिल, लिखते जाना साथ साथ, वन हु ड्रॉ द बिल, जिसको मैंने कहा सेलर। तो आप क्वेश्चन में ढूंढो कौन सेलर है। अगर मालूम चल गया सेलर जो है तो इसका मतलब ड्रॉर है, अनदर पर्सन ड्रॉई होगा। और ड्रॉई कौन होगा? जैसे बायर, वन हु एक्सेप्ट द बिल। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं पता चल रहा कौन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो आपका जो है, आप ये देखो कि बाई कौन कर रहा है, उससे पता चल जाएगा। तो 2 पॉइंट तो मैंने चेक कर दे दिया कि बायर सेलर देख लो, या ड्रॉ या एक्सेप्ट देख लो। और एक और चेक पॉइंट है, वो अभी थोड़े समय के बाद बताऊंगा। इन 3 चीजों में से कोई भी एक आपको आइडेंटिफाई कर लिए, उससे आप ये क्लियर कर लेना कौन ड्रॉर है, कौन ड्रॉई है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इसी जगह गलती अक्सर होती है।
पे क्या है? टू whom the amount is payable, to whom the amount is payable, और ड्रॉर और पे में बी द सेम पर्सन। कभी कभी क्या हो सकता है कि ड्रॉर और पे जो है सेम पर्सन हो। जैसे पहला बिल जो देवांश के साथ मेरा एक्सेप्ट किया था देवांश, उसमें ये लिखा था कि 2 महीने बाद वो मेरे को पेमेंट करेगा। तो आई वॉज द ड्रॉर एंड आई वॉज द ड्रॉ पे, सॉरी, आई वॉज द ड्रॉर और आई वॉज द पे इन दैट बिल। सेकेंड बिल जो ड्रॉ किया था उसमें मैंने लिख दिया था कि पे टू माई वाइफ आफ्टर, पे टू हिज वाइफ आफ्टर 2 मंथ। उस केस में ड्रॉर तो मैं हूं, लेकिन पे जो है किसको अमाउंट पेबल है? मेरी वाइफ को। तो माई वाइफ विल बिकम द पे। तो हमारे को पहले, सबसे पहले नोट करते जाइएगा साथ साथ, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं। सबसे पहले अपने को ड्रॉर और ड्रॉई को आइडेंटिफाई करना अपने लिए बहुत जरूरी है। ए और बी दो बंदा दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में लिख दिया गिव द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो पहले ये देखो ए ड्रॉर है या ड्रॉई है। मान लीजिए कि ए ड्रॉर है और आपने जो है ए को ड्रॉई बना लिया और एंट्री कर लिया, टीचर ने काट दिया, मम्मी को पेपर दिखाया गया पेपर शोइंग के टाइम, आपने कहा मम्मी ये सिली मिस्टेक्स है, ए का जो है बी कर दिया, बी का ए कर दिया। मम्मी भी मेरे पास आई, बच्चा सिली मिस्टेक करता है। मैं बोला सिली मिस्टेक नहीं है, जब क्लास दिया था उस समय भी अलर्ट किया था, बहुत कॉन्सेप्ट की बात है, ये सिली मिस्टेक्स नहीं है। नहीं नहीं, वो ए को बी समझ लिया, बी को ए समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका ये इस चीज में गलती होती है, ये प्रॉब्लम है, गलती खूब होती है। इसमें हमारे बच्चे गलती नहीं करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ड्रॉर और पे जो है मे बी द सेम पर्सन। कह रहे हैं जय कि पे समझा दो। पे का मतलब टू हुम द अमाउंट इज पेबल। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा पहला बिल जो देवांश ने ड्रॉ किया था तो उसमें भी लिखा था कि आई ओ टू रंजन ₹20,000, आई प्रॉमिस टू पे हिम आफ्टर 2 मंथ। तो मैं अमाउंट किसको पेबल होगा? मेरे को पेबल होगा, तो मैं पे हुआ, और बिल भी मैंने ड्रॉ किया तो आई एम द ड्रॉ। तो ड्रॉर और पे में बी द सेम पर्सन। अगर मैं लिख दिया बिल में आई ओ टू रंजन ₹20,000 एंड आई प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ प्रीति आफ्टर 2 मंथ, तो माई वाइफ प्रीति विल बिकम द पे। ठीक है, तो ये चीज जो है ड्रॉ, ड्रॉई और पे, इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इस स्टेज पे? फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ बिल। बिल जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल, दूसरा होता है अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या है वो लिखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर अ ट्रेड ट्रांजेक्शन। अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैं गुड सेल किया, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने गुड सेल किया था, तो वो एक ट्रेडिंग हुई थी, उसके अगेंस्ट में अगर कोई बिल ड्रॉ हुआ और एक्सेप्ट हुआ, वो ट्रेड ट्रांजेक्शन है और वो ट्रेड बिल कहलाएगा। लेकिन अकोमोडेशन बिल क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की मदद के लिए। क्या मतलब होता है इसका? एनीबॉडी कोई समझाएगा मेरे को? अकोमोडेशन बिल क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? यस और नो? बोलिए, क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? यस और नो? अकोमोडेशन बिल। चलिए पहले मैं समझ लीजिए कि अकोमोडेशन बिल क्या है, फिर उसके रियल लाइफ की बात करेंगे। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आज से 5 साल बाद दीपम जो है मेरा स्टूडेंट है, पढ़ा रहा हूं, मैं बोलता हूं ढंग से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, वो मेरी बात नहीं मानता। मान लीजिए पहले बोल दिया,
अब स्थिति क्या हुई, 5 साल बाद जो है वो बिजनेस करने का प्लान करता है, स्टार्टअप शुरू करने, आजकल चर्चा है ना स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप अपना एक डालता है, डालने का प्लान करता है। उसके लिए इसको 5 लाख रुपए चाहिए होती है। वो अपने पिताजी के सामने प्रेजेंटेशन देता है कि पापा ऐसा ऐसा है, एकदम पीपीटी बनाया और उसके बाद प्रेजेंटेशन दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। पिताजी कहे बहुत अच्छा बच्चा, ये करो। इसने कहा कि पापा इसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। पिताजी ने कहा नालायक, पिछले 15 साल में तेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन तू सुधरा नहीं। अब मैं तेरे ऊपर कोई खर्च नहीं करूंगा, तू खुद से कर, तेरे को ग्रेजुएट कर दिया, सब कुछ करा दिया, अब तुम खुद ही मैनेज करो। अब जो है दीपम जी क्या करते हैं, सुनिए कहानी। दीपम जी जो है अपने साथियों के पास जाते हैं, कुछ साथी इनके बहुत अच्छे जगह जॉब वगैरह करते हैं। दीपम जी कहते हैं 5 लाख है, मैं तो पिछले साल इतने सालों में और कुछ तो क्या नहीं, दोस्ती ही कमाई है, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, अगर 10 दोस्त से भी मैं 50,000 रुपए ले लूंगा तो 5 लाख रुपए हो जाएंगे। भाई उसका कहता हाँ कर ले, वैसे ही कर ले। अब सभी दोस्तों के पास वो पैसा मांगने गया, कोई दोस्त नहीं दिया। किसी ने कहा बेटे तेरा क्रेडिबिलिटी नहीं है, तू तो मेरे साथ जब मोमोज खाया था 12th में, रंजित ट्यूटोरियल्स में जब था, 12th में तो आएगी, तो उस वक्त का पेमेंट तुमने नहीं किया था, आज तक उधार है, मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला। कोई उसको पैसा नहीं दिया, बोला सभी ने एक दूसरे ने एक्सक्यूज बनाया। तो उसके भाई ने कहा कि भाई ऐसा कर, रंजन सर को कांटेक्ट कर, वो कुछ रास्ता बताएंगे। जब आदमी कुछ हार जाता है तो गुरु के पास जाता है। तो वो मेरे पास आया, मेरे को पीपीटी दिखाया, मैंने बोला बहुत अच्छा बेटा, बेटा चलो प्रोसीड करो, आगे बढ़ो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, सब कुछ कर दिया। बोला सर वो सब तो बाद में कर देना, पहले 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे ये तो बताओ। मैंने कहा पिताजी है, बैंक में है, कुछ कर देंगे। बोला नहीं, पिताजी ने तो डिजोन कर दिया। बोला नालायक है तू, कुछ कहना नहीं, पैसा भी डुबाएगा, मैं नहीं करवाता। मैंने कहा एक काम कर। बोला क्या? मैं देता हूं। मैंने लिखा क्या, आई ओ टू दीपम ₹5 लाख एंड प्रॉमिस टू पे आफ्टर, उसने कहा सर 2 महीने के लिए चाहिए। मैंने कहा आफ्टर 2 मंथ। उसने जो है वो बिल मैंने एक्सेप्ट करके उसको दे दिया। मैंने कहा बेटा ये ले 5 लाख रुपया, काम कर ले। तो मेरे को क्या कहता पता है, मेरे को कहता सर बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए थे, ना देते कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी ने नहीं दिया, दोस्तों ने नहीं साथ दिया, लेकिन किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, आप तो मजाक उड़ा रहे हो। ये 5 लाख रुपया कागज के एक टुकड़े पे लिख के दे दिया, साइन करके दे दिया, बोला ये लो 5 लाख रुपए। आप आरबीआई के गवर्नर हो क्या हो, कैसे इससे क्या 5 लाख रुपए? मैंने कहा बेटे नालायक, जब 11th में पढ़ा रहा था एकोमोडेशन बिल, तब मैंने कहानी सुनाई थी तुम्हारे नाम पे, तुम भूल गए। ये बिल ले जाकर आप बैंक में जाओ और बैंक को कहो, जैसे यहाँ पे कहा गया डिस्काउंटिंग, ये बिल ले जाकर आप बैंक को जाओ और बैंक को कहो कि ये बिल रंजन ने एक्सेप्ट करके दिया है, 2 महीने बाद वो पेमेंट दे देगा, मेरे को इसके अगेंस्ट में डिस्काउंट करके पैसा दे दो। तो बैंक जो है कुछ बहुत नॉमिनल 0.2 पॉइंट इस तरह कुछ परसेंट काट कर वो आपको पैसा दे देगा, मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट वो काट कर 5 लाख में से मान लो 4,90,000 रुपया उसका दे दिया। वो काम किया, 2 महीने बाद बैंकर जो है वो बिल लेकर मेरे पास आएगा। मान लीजिए वो एसबीआई बैंक में वो डिस्काउंट कराया, वो बिल लेकर मेरे पास आएगा। मैं क्या करूंगा, उस बिल को का पेमेंट करने से पहले मैं दीपक को कहूंगा भाई 2 महीने का टाइम दिया तो 2 महीने पूरे हो गए, वो पैसा तो दे दो। दीपक कहता सर अभी 1 महीने और लगेंगे। मैं बोला यार मैं बैंक वाले खड़े हैं, कैसे पेमेंट होगी? उसने कहा कोई बात नहीं सर, वही बिल खेलते हैं, आप बिल एक्सेप्ट करके मैं देता हूं आपको। उसने बिल एक्सेप्ट करके दिया, आई ओ टू रंजन ₹5 लाख एंड आई प्रॉमिस टू पे आफ्टर 1 मंथ। मैंने वो बिल मेरे को एक्सेप्ट करके दिया, मैंने वो बिल अपने बैंक, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में, उसको मैंने डिस्काउंट कराया, वहां से पैसे मिले, उस पैसे से
मैंने इनके बैंकर्स को, एसबीआई वाले बैंकर्स को मैंने पेमेंट कर दिया। 1 महीने बाद जो है मेरा एचडीएफसी बैंक इनके को अप्रोच करेगा, बोलेगा कि आपने एक बिल एक्सेप्ट किया था, उसका ड्यू डेट आ गया, पेमेंट करो, वो पेमेंट कर देगा। यहाँ पे न मेरा पैसा घर से गया, न दीपक का गया, और काम हो गया। ये चीज चली। फिर उसके बाद में मालूम चला कि इसके बिजनेस चल पड़े। फिर उसके बाद हो सकता है कि 6-7, 2 साल, 5 साल बाद मेरे को अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना, पैसे की जरूरत थी। मैं बोला यार तेरे को मैंने बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत मदद किया, तुम्हारा जो है बिजनेस भी चल पड़ा, कुछ उम्मीद करते हैं कि तुम मेरे को मदद करो, मेरे को ज्यादा नहीं 4 लाख रुपए की मदद करो। उसने कहा सर मैं बिजनेस तो अच्छी चल रही है लेकिन अभी फंड नहीं है, ऐसा करते हैं वही बिल बिल खेलते हैं, मेरे को भी 3 लाख की जरूरत है, 7 लाख की बिल ड्रॉ करते हैं, 4 लाख आप रख लेना, 3 लाख मैं रख लूंगा, और ड्यू डेट पे जो है मैं आपको 3 लाख दे दूंगा, आपका 4 लाख है ही आपके पास है, आप बैंक को पेमेंट कर देना, खेल खत्म। ये होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा भी अकोमोडेशन हुआ, उनको भी अकोमोडेट किया। अकोमोडेशन का मतलब वो घर वाला अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन का मतलब म्यूचुअल हेल्प है। तो हमने दोनों को हेल्प किया। मेरा आप क्वेश्चन है, क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, यस और नो? क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है या नहीं? जवाब दीजिए चैट में। देखिए कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ लोग नो कह रहे हैं। मैं बताता हूं, यस ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन छोटे लेवल पे नहीं, मतलब हमारे आपके लेवल पे नहीं। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट जो होती है, जैसे रिलायंस हुआ, विप्रो हुआ, रिलायंस को 50 लाख रुपए की जरूरत है। अब 50 लाख रुपए वो उसे मालूम है बैंक के पास जाऊंगा 2 महीने के लिए जरूरत है मेरे को, रिलायंस को, तो वो बैंक के पास जाएगा तो बैंक बोलेगा ये डॉक्यूमेंटेशन लाओ, वो डॉक्यूमेंटेशन लाओ, ये सारी चीज करो। पब्लिक से लोन लेगा, डिवेंचर्स लेगा, तो उसकी बहुत सारी कंप्लायंस है कंपनीज एक्ट में। और विप्रो के पास उस समय हो सकता है कि सरप्लस फंड हो, तो उस जगह पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ की जाती है, और वो एकोमोडेशन बिल होता है। वहां पे कोई रिलायंस और विप्रो में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, हेल्प करने के लिए किया गया। विप्रो ने हेल्प किया रिलायंस को, विप्रो के पास सरप्लस फंड है, विप्रो ने दे दिया, उसके आगे इसमें एक बिल ड्रॉ करवा के रखवा लिया, एक्सेप्ट करवा के रखवा लिया। तो ये जो है एकोमोडेशन बिल जो है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट होती है, लेकिन इतने छोटे लेवल, पर्सनल लेवल पे नहीं। जैसा मैंने एग्जांपल, मतलब जो मैंने अभी बताया कि मेरे और दीपम के बीच में जो है वो नहीं होगा, लेकिन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट है, उसमें होता है। अब रवनीत कहता है कि सर हम क्यों नहीं कर सकते इस बिल को? भाई साहब, बैंक से फंडिंग हो रही है, बैंक जो फंड करता है अगले की क्रेडिबिलिटी को देखकर करता है। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, हमारी क्या क्रेडिबिलिटी है बैंक के पास? तो साख नहीं है, इसलिए नहीं है। कल आप बहुत बड़े मिलियनियर हो जाएंगे, आप देखे हो इतने इतने लोगों ने पैसे लेकर गए, नीरव मोदी और क्या क्या, विजय माल्या, बैंक के ही पैसे लेकर गए ना। हम लोग क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि हमारे लिए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वो करते हैं, उनके लिए तो इस तरह की बात बिल होगी, और वो लेके भाग गया होगा तो उसी तरह की तो होती है। वहां पे थोड़ा डिफरेंट था, वो आगे हायर क्लास में मैं बताऊंगा विजय माल्या कैसे लेकर गया, क्या चीज किया था, तो इसी तरह की कुछ चीजें थी। तो बड़े लेवल पे होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, बड़े कॉर्पोरेट के बीच में होता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, उसके बाद हैंडलिंग ऑफ द बिल पे बात करेंगे।